स्टार्ट करते हैं आकाश। स्टार्ट करें आकाश। तो एटम के बारे में बात कर रहा था। एक दो और कॉन्सेप्ट उसमें देखना एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, number of electromagnetic radiations emitted or absorbed due to shifting of orbits by electron। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अपना चेंज करती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। उसकी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ तो नंबर रही होगी, 5, 10, 15 क्या निकलता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड, थर्ड, और मान लो यहाँ से थर्ड से फर्स्ट पे आनी है, इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आनी है, तो कितना रेडिएशंस का एमिशन हो सकता है? अगर थर्ड से फर्स्ट पे आनी है, ये इनिशियल मान लो पोजीशन है, ये फाइनल है, तो कितनी निकल सकती है? तो कितनी रेडिएशंस निकल सकती है? तो इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल जंपिंग एटम में करता है। एक तो ऐसे आ सकता है कि यहाँ से यहाँ पे जंप करे और फिर यहाँ से यहाँ जंप करे, या दूसरा हो सकता है कि डायरेक्ट जंप करे। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ जंप किया है थर्ड से सेकंड पे, तो एक रेडिएशन बाहर आ जाएगा। फिर सेकंड से फर्स्ट पे जंपिंग किया है तो यहाँ से रेडिएशन बाहर आएगी। थर्ड से फर्स्ट पे आया तो यहाँ से एक रेडिएशन बाहर आई। कितना रेडिएशन बाहर आ गई? 3 रेडिएशंस। तो नंबर ऑफ इसको स्पेक्ट्रल लाइन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इज 3। तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। मान लो अगर हमें 4 से फर्स्ट पे जंपिंग कराना है, 4, 3, 2, 1, मान लो एक जंप हुआ है 4 से फर्स्ट पे, तो कितना रेडिएशन एमिट होगा बताओ? दिस वन इज इनिशियल एंड दिस वन इज फाइनल। तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगी? नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड क्या हो जाएगी? तो एक तो इस तरीके से जंप कर सकता है 4 से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, और सेकंड से फर्स्ट पे। एक ऐसे जंप कर सकता है कि 4 से डायरेक्ट आ जाए फर्स्ट पे, या ऐसे कर सकता है कि 4 से सेकंड पे आ जाए और फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए, या ऐसा हो सकता है कि पहले ये जंप करे 4 से थर्ड पे और फिर डायरेक्ट जंप कर जाए यहाँ से। यही हो सकता है ना? तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे हमने ना थोड़ी सी गड़बड़ी की है, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है कि देखो ये वाला रेडिएशन और ये वाला रेडिएशन तो एक ही होगा, दोनों तो 4 से थर्ड पे ही आ रहा है। फिर यहाँ पे भी देखो, ये भी सेकंड से फर्स्ट पे है और ये भी सेकंड से फर्स्ट पे है, तो इसको अलग नहीं मानेंगे, इन दोनों को एक मानेंगे और इन दोनों को भी एक ही मानेंगे। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर कितना हो गया? 6 हो गया।
तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, एक जनरल फॉर्मूला भी होती है, फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड और ऑब्जर्व्ड, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। जनरल फार्मूला होती है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ये जनरल फार्मूला होती है। इस फार्मूले से भी लगा करके अच्छा। देखो तो आ जाएगी क्या? अगर मान लो n4 से n1 पे जंपिंग हुआ है, n4 से n1 पे, तो देखो कितना नंबर आएगा, कितना नंबर आ जाएगा देखो। तो 1 बोल रहा हूँ लोअर ऑर्बिट को, 1 किसको मैं बोल रहा हूँ? लोअर ऑर्बिट को, और 2 बोल रहा हूँ मैं हाइयर ऑर्बिट को। तो n2 हो गई 4, n1 हो गई 1, तो 4 माइनस 1 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगी? 4 माइनस 1 हो गई 3, और माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 6 आ गया ना आंसर। अच्छा। तो ये फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि फिफ्थ से फिफ्थ से सेकंड पर बैक जंपिंग हुई है, बैक जंपिंग हुई है, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन होगा बताओ? फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। तो बस आप देख लो n2 n1 क्या है, फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ n2 हो गया, और अच्छा। सेकेंड हमारा n1 हो गया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो +1। 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 प्लस 1/2, तो 5 माइनस 2 अच्छा। 3 हो गई, और ये 5 माइनस 3 प्लस 1 4, 6 आ गई, है ना? तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। एक और फार्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए। इफ n1 इज 1, n1 का वैल्यू 1 है, यानी जो लोअर ऑर्बिट है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट इज फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस केस में फॉर्मूला लगा करके देखो क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ये कट गया, आता है n2 माइनस 1/2। इसी को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं n इंटू n माइनस 1/2। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे जब भी जंप करे ना, तो ये वाला लगा सकते हो n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास केवल सिलेबस में 2 ही थ्योरी था, एक है रदरफोर्ड की और दूसरी है नील्स बोर की डी ब्रॉगली के साथ। बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से, फिर हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेट तो दे दिया था ना तुमको, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला बनाओ आकाश। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। बहुत जगह से ट्रांजिशन हो रहा है, बताना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, किस ट्रांजिशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन होगी। पहले तो देखो ये क्या कह रहा है, एमिट करना है, क्या करना है, एमिट्स फोटोन। तो फोटोन तभी बाहर आती है ना जब हायर से लोअर आती है, बैक जंपिंग होता है। तो हायर से लोअर तो ये जा रहा है, हायर से लोअर तो ये जा रहा है, ये दोनों तो जा ही नहीं रहा है से नहीं। अब इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा है। तो हमें पता क्या है, पहला का एनर्जी होता है -13.6, दूसरा का होता है -3.4, तीसरा का होता है -1.51, चौथा का -0.84, ऐसे कुछ होता है, पांचवा का होता है 0.51, छठा का होता है 0.38, ऐसे कुछ। तो छठा से अगर दूसरा पे आएगा, छठा से अगर दूसरा पे आएगा तो देखो ना डिफरेंस कितने का होगा, 3.4 में 0.3 घटाना है, तो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। लेकिन जब डिफरेंस इसका लेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 10.2। तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी और वेवलेंथ भी ज्यादा रहेगी। आगे समझ में? हम्म। आकाश, चलो 49 नंबर बनाओ तो। 49। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी ट्राई करो। हम्म। 49 ट्राई करो। आवाज नहीं आ रही है आकाश। हाँ आ रही है अब। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आकाश। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई करो, देखो समझ में आ रहा है क्या।
काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को Tn बोला है और रेडियस को Rn बोला। nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फाउंड टू बी Rn, रेडियस को Rn बोला। तो रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा रिलेशन सही है? पहले फोर्स कैसा होता था देखो, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती थी इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज प्लस Ze, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होती थी -E, और इसके बीच में फोर्स होता था K Q1 Q2 बाय R²। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसी को हम लोग mv² बाय R लिखते थे। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा कि अब फोर्स R² का रूल फॉलो नहीं कर रहा। देखो फोर्स क्या कह रहा, फोर्स इज K/R। फोर्स की वैल्यू क्या लिखा, इसी फोर्स को जो हमने पहले इस तरीके से लिखते थे, इसी को हमें K/R लिखना है। तो K/R का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv² बाय R, R कट गया। तो देखो mv² का वैल्यू एक कांस्टेंट आता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो काइनेटिक एनर्जी को ही ना ये Tn बोला है। तो Tn क्या हो जाएगी, Tn हो जाएगी कांस्टेंट। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। देखो कौन सा सही है, एक ही में है कि Tn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी कांस्टेंट है। एक ही ऑप्शन है और तो कहीं पे है भी नहीं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला है mvr इक्वल्स टू NH/2π। जब काइनेटिक एनर्जी ही कांस्टेंट हो गई तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। तो वो रिलेशंस गिवन है, ये रिलेशंस गिवन। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करो। कितना हो जाएगा बताओ। ग्राउंड स्टेट से क्वांटम नंबर 4 पे गया है, यानी n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 4 का कंडीशन है। तो फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगी 4 - 1/2। तो 4 इंटू 3/2, तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये वाला बना क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40।
बहुत स्लो आ रहा है आवाज, बहुत कम। इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम when electron is in nth excited state। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला पढ़े हो, देखो मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला पढ़े हो, उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम होता था चार्ज अपॉन 2m। ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट बोलो या एंगुलर मोमेंटम बोलो, इन दोनों का रेशियो आता है Q/2m। तो एंगुलर मोमेंटम को क्या करो, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट को m से लिखते हैं और एंगुलर मोमेंटम को l से, तो ये Q/2m आ जाती है। तो m निकालना है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/2m इंटू l। और एंगुलर मोमेंटम तो हम बोर थ्योरी से जानते हैं, NH/2 होती है एंगुलर मोमेंटम। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है तो E/2m NH/2। तो ये आ जाएगी रिलेशन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? हाँ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। फोर्स को अलग तरीके से ये लिखा है और हमें रेडियस का फॉर्मूला फाइंड करना है। पहले तो कोई भी फोर्स देना, बोस मॉडल में कोई भी फोर्स गिवन हो तो वो सेंट्रीपिटल होता है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेंगे, mv² के इक्वल करेंगे। तो 38 में, क्वेश्चन 38 में क्या है, कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स दे, फोर्स को बार बार चेंज करके दी जाती है। इस तरीके से लिखा है, फोर्स E²/4πε0 1/r² + 1/r³। ये देखो फोर्स इस तरीके से लिखा है, यहाँ बीटा का टर्म यूज करा है। तो हमें पता है कोई भी फोर्स देगा तो वो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल है, mv²/r लिख सकते हो।
तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ई स्क्वायर बाय 4πε0, एक आर कट जाएगा और ये रिलेशन आ जाएगा। ये एम वी स्क्वायर का वैल्यू है। एक और रिलेशन हमारे पास है, क्या रिलेशन है, एम वी आर होती है एन एच बाई 2π, ये होती है एम वी आर, क्या होती है, एन एच बाई 2π। तो यहाँ से भी निकाल के यहाँ पे रख दो, आ जाएगी आंसर। भी निकाल के रख देते हैं, यहाँ पे भी रखेंगे तो एम भी का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एन एच बाई 2π mr, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ई स्क्वायर 4πε0, और अलग अलग अगर कर दो तो यह आ जाएगा 1/r प्लस ई स्क्वायर बाय 4πε0 बीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4π² m, एक m कट जाएगा, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ई स्क्वायर 4πε0 1/r प्लस ई स्क्वायर बाय 4πε0 बीटा बाय आर स्क्वायर। तो बहुत सारी चीजें कट जाएगी, जैसे 4π कट जाएगा सबसे, यहाँ पे भी 4π है तो एक पाई बचेगा, और आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम, और इधर आएगा ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, एक आर बचेगा, और ई स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, केवल बीटा बचेगा, ये बच जाएगा। और हमें क्या निकालनी है, हमें आर ही तो निकालनी है, हमें आर निकालनी। तो इस जो भी राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम, ई स्क्वायर देखो दोनों कॉमन है, डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, आर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस बीटा, है कि नहीं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, कुछ वैल्यू भी दिया था कि किसी को कुछ मानना है, देखो क्या कहता है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम पाई ई स्क्वायर को ए नॉट मानना है। तो ऐसा कहीं पे टर्म है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर माइनस बीटा, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ गई। अब एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आर, ऐसा कुछ आता है, बीटा के साथ एप्सिलॉन नॉट आया। तो हमें इस तरीके का रिलेशन देखना है कि कौन सा रिलेशन सही है, और जो भी वैल्यू है वहां पे रख देंगे। क्या वैल्यू लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, इसको बोला है ये ए नॉट, तो ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आर। बीटा के साथ एप्सिलॉन नॉट भी रहना चाहिए, ये नहीं है, देखो यहाँ पे भी है ना एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, तो फिर बीटा में एप्सिलॉन नॉट पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद बीटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, तो आर का वैल्यू आ गया ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा, ये आ जाता है। तो बोस थ्योरी में ना हमेशा फोर्स को बदला जाता है, अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट करा जाता है फोर्स को बदल कर, तो हमेशा आप दो स्टेप यूज करना, कि कोई भी फोर्स दिया रहे ना, कुछ भी लिख दे तो फोर्स को पहले एम वी स्क्वायर बाय आर लिख दो क्योंकि सेंट्रीपिटल होता है, और दूसरा एम वी आर लिख दो एन एच बाई 2π।
इन दोनों से सॉल्व करके ना कोई किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी। यस सर। नहीं तो ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा। और एक ग्राफ वाला देख लो 43। 43 क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला तो पता होगा ना। स्पीड का फॉर्मूला ऐसे लिखा था, v इक्वल्स टू वी नॉट जेड बाई एन। इस v नॉट का वैल्यू 2.18 10 का पावर 6। तो v और n का इनवर्स रिलेशन है। v और n का इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ हाइपरबोलिक ऐसे आना चाहिए। कौन सा ग्राफ दिख रहा है p और n में? a b c d में कौन सा सही दिख रहा है? a तो इधर गया, b इधर ऐसे गया है, c इधर गया और d इधर गया, तो b ऑप्शन सही है। नहीं, b a में है। 42 नंबर देखो, ये 42 मैकेनिक्स का हाई यूज किया। 42 क्या कह रहा है देख लो। क्या कह रहा है देखो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसका एटम का मास गिवन है, जिसके बीच का डिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना। कैसे निकालते हैं रोटेशनल? कोई भी इस तरीके का सिस्टम रहता है जिसमें मासेज गिवन है m1 और m2 और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो जब भी दो मास सिस्टम दी जाती है ना, तो हम लोग रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या होती है? m1 इंटू m2 m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास होती है। और हमें क्या निकालनी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या एल स्क्वायर बाई 2i। तो एल का वैल्यू तो पता है ना बोस थ्योरी से, एल की वैल्यू होती है NH/2 पाई। तो ये एल की वैल्यू रख दो और आई क्या होगा? आई होगा म्यू आर स्क्वायर। जब भी दो मास गिवन रहे और दोनों बॉडी क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो, तो एक मास में बदल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो इन दोनों चीजों को रख करके देख लो क्या आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी L²/2I, और L की वैल्यू है NH/2 पाई। इसका स्क्वायर कर दो, और I का वैल्यू μr²। तो म्यू क्या हो गई, m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 इंटू r²। अब इसको अरेंज कर लेंगे, तो n²h² ये आ जाएगा 8 पाई² m1 m2 इंटू r², और m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। ऑप्शंस देख लेंगे है क्या। 8 तो किसी में नहीं है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है। L²/2I। अच्छा, ये ना ये लिख दिया है H×। H/2 पाई को H× बोलते हैं। ये देखो क्रॉस कर दिया है। तो ये करोगे ना सॉल्व, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। वैसे भी m1 m2 नीचे में इसी का है केवल, और m1 प्लस m2 केवल इसी का है, और कहीं तो है भी नहीं। इसमें स्क्वायर है, तो 42 करेक्ट हो गया। ये बताओ 34 नंबर, 34 34 डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मर का। डेविसन जर्मर ने प्रूव करा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन शायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालते हैं। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि न्यूक्लियस है। और हर्ज एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उससे पता चला कि लाइट पार्टिकल्स है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो इस तरीके से सारा कहानी हो जाएगा, ठीक है। और सब इजी। और देखना एक आध क्वेश्चन कोई टफ लगे तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 24 एक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है क्वेश्चन 24 आकाश।
थोड़ा सा एक वेरिएशन लिया है बोस मॉडल में। क्वेश्चन में क्या बोला ना, हम लोग न्यूक्लियस के चार्ज को प्लस जेडी लेते थे और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेते थे जिसकी मास क्या हमने लिया था m। तो उसके बाद रेडियस, एनर्जी, इन सब का फॉर्मूला आया था। तो कहता है मान लो कोई दूसरा पार्टिकल में बैठा दो, इलेक्ट्रॉन के जगह पे एक पार्टिकल बैठाया, चार्ज तो उतना ही है लेकिन मास ना इलेक्ट्रॉन का 200 टाइम्स ज्यादा है। तो अब रेडियस किस तरीके से चेंज करेगा, ये कह रहा है। मास 200 टाइम्स ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन में देखो रेडियस का बात किया है, स्पीड का बात किया है, एनर्जी का बात किया है, मोमेंटम का बात किया है। यानी रेडियस, स्पीड, एनर्जी, मोमेंटम सारी कहानी कह दी है। तो कोई बात नहीं, रेडियस का जो पहला फॉर्मूला होता था उसको देख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता था n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड इंटू के, यही होता था। तो देखो यहाँ पे रेडियस मास से इनवर्स रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, मास को बढ़ा दिया है। मास को क्या कर दिया, पहले m था 200 m कर दिया। तो मास को 200 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेडियस 200 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले अगर रेडियस r0 है तो अब होगा r0/200, है कि नहीं? तो एक तो ये हो गया। स्पीड का बात करें तो स्पीड के लिए भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। स्पीड का क्या रिलेशन होता है, तो जब हमारे पास रेडियस मालूम है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है mvr/nh/2 पाई। रेडियस का वैल्यू पता है कि रेडियस मास का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस यहाँ पे रख दो। रेडियस क्या है, अभी देखा, मास का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो मास ने मास को काट दिया, यानी स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ मास आया। स्पीड क्या आया, स्पीड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। स्पीड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब बात है टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर एफ। अरे, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m इंटू के स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखो टोटल एनर्जी या नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है। तो मास 200 टाइम्स बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी भी 200 टाइम्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से और किसका बात किया है, मोमेंटम का। मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम होती है मास मल्टीप्लाई स्पीड। तो स्पीड तो कांस्टेंट आया था, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो मास 200 टाइम्स ज्यादा हुआ तो मोमेंटम भी 200 टाइम्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कुछ भी बदलाव करे ना तो ओरिजिनल फॉर्मूला से हम पता लगा पाएंगे। तो वही कह रहा है, देखो रेडियस 200 टाइम्स कम हो जाती है, ये सही है। और स्पीड तो चेंज नहीं होती है, इसीलिए गलत हो गया। और आयोनाइजेशन एनर्जी 200 गुना बढ़ जाती है, सही है। मोमेंटम भी 200 गुना बढ़ जाती है, सही है। तो ए सी डी फोर्थ ऑप्शन में। तो इस तरीके से कर लेना। कुछ क्वेश्चन में टिक कर दे रहा हूँ। एक 20 और टाइप का दिख रहा है, एक 20 कर लेना, एक 20 कर लेना, बस हो गया सब। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है? ठीक।